हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अभी चंद मिनट पहले पत्नी के फोन से वो एकदम परेशान हो उठा। लगा जैसे उसे किसी ने आसमान से उछाल दिया हो। वह दिल्ली में अकेले रहता है। पत्नी को गाँव में अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोड़ रखा है। माँ गांव की ड्योढ़ी छोड़ना नहीं चाहती है। जब भी वो घर जाता है माँ को समझाने की भरसक कोशिश करता है। माँ, दिल्ली में तुझे बहुत आराम रहेगा, तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहती है। जरूरत पड़ने पर वहाँ अच्छे से अच्छे डॉक्टर फौरन मिल जाएंगे। गांव में जो डॉक्टर हैं वो झोला छाप हैं। उनके पास ना तो डिग्री है ना डिप्लोमा, नाम के डॉक्टर हैं। तुमने ही तो बताया था कि पिताजी गाँव के डॉक्टर के लगाए इंजेक्शन से जान से हाथ धो बैठे थे। यह डॉक्टर अकबरपुर में एक नामी डॉक्टर के यहाँ कंपाउंडरी करते थे। जब कुछ रोग तथा दवाओं से परिचित हो गए तो कुछ समय बाद गांव में आकर स्वयं डॉक्टरी करने लगे और डॉक्टर साहब हो गए। उसके गांव के पास भीटी ब्लॉक में अस्पताल के नाम से जो भवन बना है, डॉक्टर की राह देखते देखते उसकी आंखें पथरा गई हैं। देहाती क्षेत्र होने के कारण कोई सरकारी डॉक्टर तैयार ही नहीं होता है ब्लॉक के अस्पताल में आने के लिए। यदि किसी तरह ब्लॉक की पीएचसी में कोई डॉक्टर आने को तैयार भी हो गया तो वह रहता है गोसाईगंज शहर में। वही अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और कभी कभार पीएचसी में शक्ल दिखाने तथा हाजिरी रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर करके वेतन पाने के हकदार बनने के लिए आ जाता है। कंपाउंडर अस्पताल में डॉक्टर तथा सफाई वाला कंपाउंडर का रोल निभाते हैं। गांव वालों को मुफ्त में दवा मिल जाती है, इसी में वे खुश हैं। आज़ादी के पहले जब ऐसा होता था तब हम सोचते थे आज तो विदेशी जालिम अंग्रेज है, उनकी सरकार है। आज हम गुलामों हवाओं तथा फिजाओं में सांस ले रहे हैं। लेकिन जब कल हम आज़ाद होंगे तो हमारे देश के अपने लोग होंगे, हमारी सरकार होगी। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि आज किसी को इस ओर देखने की फुर्सत नहीं है। हालांकि रोज उठते हैं यहाँ झूम के बादल, लेकिन सब के सब गांव के बाहर ही बरस जाते हैं। जबकि गांधी जी का कहना था कि गांव के विकास के बिना देश का विकास बेईमानी है। विवाह के पहले तथा विवाह के बाद भी उसने माँ पर बहुत जोर डाला कि वह मेरे साथ दिल्ली में रहने के लिए चले। लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली कहावत माँ चरितार्थ करती रही। प्रायः उसका मन पत्नी को साथ ले जाने को कहता था, लेकिन माँ की गांव की ड्योढ़ी के ना लागने की जिद के कारण हर बार उसे हथियार डालना पड़ता था और उसकी तथा पत्नी की इच्छाओं पर पानी फिर जाया करता था। पत्नी को माँ के साथ रहने के लिए मनाने में उसे लोहे के चने चबाने पड़े। अंतोगत्वा बड़ी मुश्किल से वह गांव में माँ के साथ रहने के लिए राजी हुई। हालांकि नवविवाहिता प्रायः मन से ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती है कि उसका पति प्रदेश में रहे और वह उससे दूर सास ससुर की गिरफ्त में रहकर अपनी विवाह से पूर्व सोची मन की इच्छाओं का गला घोटती रहे। उसकी पत्नी अन्य मनस्क भाव से गांव में उसकी मां के साथ रहती थी। वो हर महीने घर जाता था अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों को रोशन करके परवान चढ़ाने। लेकिन कभी कभी पत्नी की नाखुशी से उसकी रोशन खुशियां काफूर हो जाया करती और वो घोर निराशा की चादर ओढ़े गम की तस्वीर बना दिल्ली वापस हो जाता। जब भी वो घर जाता था माँ बहू को साथ ले जाने का दबाव डालती, लेकिन माँ की परेशानी की सोच उसकी और सोचों पर हावी हो जाया करती, क्योंकि उसकी माँ ने सिर पर दुखों का पहाड़ उठाकर उसे पाला था। कदम कदम पर दुख ही दुख का सामना किया था। जब वो पैलौठी के रूप में पेट में था तभी भरी जवानी में वो विधवा हो गई थी। आज के विषाक्त वातावरण में जिंदगी के हर मोड़ पर कांटों भरे रास्तों को उसने कैसे पार किया होगा। गैरों तथा अपनों के ताने तथा गिद्ध की दृष्ट रूपी बाणों को झेलते हुए किन परिस्थितियों तथा मनाह स्थितियों से गुजरी होगी। उसके आभास मात्र से कलेजा मुंह को आ जाता है, कांप उठता है। उसने कुछ कपड़े वार्डरोब से निकालकर ब्रीफकेस में रखे, रसोइये से कुछ कहा और सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी कदम रखकर सड़क पर आ गया। सड़क पर गुजर रहे एक ऑटो को हाथ के इशारे से रुकने का संकेत दिया और ऑटो के रुकते ही ऑटो ड्राइवर से बिना कुछ बोले बैठने लगा। बैठते समय वो लड़खड़ा गया। ऑटो ड्राइवर बोला, आराम से बाबू, बहुत जल्दी में है क्या?
हाँ, कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन। ऑटो अपनी सामान्य गति के बाद फर्राटे भरने लगा। शायद ऑटो वाले से उसने तेज चलने के लिए कहा होगा। कुछ देर बाद स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया से पहले ही उतरकर उसने ऑटो वाले को किराया दिया और लंबे लंबे डग भरता हुआ स्टेशन की संगमरमर की खूबसूरत सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हड़बड़ाहट के कारण सीढ़ियों पर चढ़ते समय वो फिसला, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। अब वो टिकट खिड़की के पास आ गया था। खिड़की के आसपास सन्नाटा था। उसके अलावा खिड़की पर और कोई टिकट लेने वाला नहीं था। जाट आरक्षण आंदोलन के कारण अधिकांश यात्री गाड़ियां निरस्त थी। अधिकांश यात्री गाड़ियों के निरस्त होने तथा 4 दिन बाद रंग बरसे के त्योहार के कारण प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरा था। घर से दूर प्रदेश में रहने वाला हर छोटा बड़ा व्यक्ति होली पर अपने घर जाने का मंसूबा 2-3 महीना पहले से बनाने लगता है। होली पर घर जरूर जाऊंगा। प्लेटफॉर्म पर ठाठे मारते समुद्र की तरह भीड़ से गर्मी के सेलों को हवा मिल रही थी। प्लेटफॉर्म शेल्टर में लगे अधिकांश पंखे या तो बंद होकर सो रहे थे या ऊँघ रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उतर आई थी। हालांकि पत्नी के फोन आने के बाद से ही वो घर पर ही पसीना पसीना हो गया था, लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर आदमियों की भीड़ की गर्मी के कारण उसका पूरा बदन पसीने से तरबतर हो गया था। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद उसने अपनी पत्नी से मोबाइल पर बात किया। बात करने के बाद उसके चेहरे के तापमान का पारा थोड़ा कुछ नीचे खिसकता सा लगा, लेकिन गमजदगी में कोई फर्क नहीं लग रहा था। प्लेटफॉर्म की भीड़ को देखकर वो हताश जरूर था, लेकिन हतोत्साह तथा निराशा उससे कोसों दूर थी, क्योंकि पत्नी ने जो कुछ कहा था उससे उसका अति आवश्यक जाना उसके मन मस्तिष्क में उमड़ घुमड़ कर उसे उत्साहित कर रहा था, उसके साहस में इजाफा कर रहा था। वो भीड़ को चीरता हुआ सामने खड़ी गाड़ी का नंबर देखकर उसकी ओर बढ़ने लगा। गाड़ी के डिब्बे खचाखच भरे थे। हिम्मत करके किसी तरह वो एक डिब्बे में घुसने में कामयाब हो गया, लेकिन घुसने में उसकी नानी याद आ गई, क्योंकि जो लोग पहले से डिब्बे में घुस चुके थे वे अन्य आने वालों को अंदर न आने के अनेक हथकंडे अपना रहे थे। वो अपने ब्रीफ केस को बगल में दबाए हाथों से भीड़ को चीरता कॉरिडोर में खड़े यात्रियों की भीड़ में शामिल होने में कामयाब होकर खड़ा हो गया। लोग इधर उधर धक्का दे रहे थे। भाई साहब खड़ा होने दीजिए, थोड़ा सा पैर रखने की जगह दे दीजिए। बाहर से आवाज आ रही थी, भाई साहब बस मुझे हैंडल पकड़ने दीजिए, लटक कर ही सफर तय कर लूंगा, मुझे बहुत जरूरी जाना है, 5 साल बाद घर जा रहा हूँ, प्लीज मेरा इंटरव्यू है, मुझे अपने पिता के दाह संस्कार में सम्मिलित होना है, 4 दिन बाद मेरी बहन की डोली उठने वाली है, घर में मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं है, कॉलेज से लौट रही मेरी बेटी का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है, जाने उस पर क्या बीत रही होगी, भैया मुझे पैर टिकाने भर को जगह दे दो, आदि आदि इत्यादि। तमाम लोग डिब्बे में घुसने के लिए आतुर थे। लोगों की जरूरतें तथा परेशानियां थी जो उनकी जुबान की नोक पर मचल रही थी, लेकिन नक्कार खाने में तूती की आवाज वो भी तो इन्हीं लोगों की तरह अपनी परेशानी बता रहा था, लेकिन लोग उसकी बात की आवाज को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दे रहे थे। वो तो उसकी जरूरत के कारण आई हिम्मत ने उसे डिब्बे में घुसा दिया था। भीड़ के कारण लोग शौचालय में सफर करने पर मजबूर थे। कोई चिल्ला रहा था, मुझे लघु शंका करनी है, शौचालय में कैसे घुसूं? उसमें जाना मुश्किल है, जहां हो वहीं बैठकर कर लो। किसी की आवाज उभरी, ऐसी दशा में किसी को यदि पूरी शंका करनी हो तो कोई पूछे इन आंदोलनकारियों से। रेलगाड़ी अब धीरे धीरे रेंगने लगी थी। कुछ देर पहले जहां लोग डिब्बे में घुसने के लिए परेशान थे, वही अंदर पहले से घुसे लोग बर्थ पर बैठे लोगों से जुगाड़ भिड़ा रहे थे। थोड़ा खिसकिए तो भैया, बाएं हो जाइए, बस थोड़ा सा और। कितना खिसकूं भाई, नीचे तो बैठने की तिल भर जगह नहीं है। अजीब इंसान है आप, कुछ बोल नहीं रहा हूं तो सिर पर चढ़े आ रहे हैं। एक दुधमुही बच्ची गला फाड़ के रो रही है। माँ हर प्रकार से चुप कराने में नाकाम। इसे चुप कराओ, कान फाड़े जा रही है। चुप तो करा रही हूँ, चुप ही नहीं हो रही है। इसे भूख लगी है तो उसे दूध पिला दो। कैसे पिलाऊं? भीड़ में दबी हूँ, घूम भी तो नहीं सकती कि छाती उसके मुंह में दे दूं। हवाई चप्पल पहने एक वृद्ध के पैर पर
फैशन पस्त किसी नौजवान का ऊंची हील का जूता पड़ गया और जान छोड़कर चिल्लाया। उधर आरक्षण के आंदोलन की रैली मार रही है, इधर आप मारे डाल रहे हैं। है कोई देखने वाला? आंदोलन का मतलब ये थोड़े है। हमने भी गांधी जी के साथ आजादी के लिए आंदोलन किया था, लेकिन जनता जनार्दन को तकलीफ देकर नहीं। आपका आंदोलन आरक्षण के लिए है, शौक से करिए, रामलीला मैदान में जाकर, जहां अन्ना जी ने भ्रष्टाचार, काला धन तथा लोकपाल के लिए किया था। रेलवे ने आपका क्या बिगाड़ा है? रेल रोको एक फैशन बन गया है। इसी वजह से आज अधिकांश गाड़ियां निरस्त हो गई हैं। जनता को कितनी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। आज राजनैतिक तथा अराजनैतिक लोग सभी अपना गुस्सा रेल पर उतारते हैं। वेतन नहीं मिला अथवा नहीं बढ़ा, रेल रोको। आए दिन विपक्ष की रैली, रेल रोको। देश में सातवें आसमान को छूती महंगाई, भ्रष्टाचार तथा बलात्कार का कैंसर दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। उसे रोकने के बजाय रेल रोको। आखिर क्यों? भीड़ से एक आवाज उभरी, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। रेल गरीब कहाँ है? देश की जीवन रेखा है। बगल से खिसकते ब्रीफकेस को संभालते हुए वह बोला। लोगों की बातों में उसे मजा आने लगा था और थोड़ी देर के लिए वह चिंता मुक्त हो गया था, क्योंकि लोगों की बातों से हकीकत बेपर्दा हो रही थी। थोड़ी देर पहले आज वो खामोशी के लबादा में लिपटा सा था, लेकिन आज से पहले जब भी वो सफर करता था तो बहस से अपने व्यापक ज्ञान तथा बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवा लेता था लोगों से। रेलगाड़ी धीरे धीरे अब रफ्तार पकड़ने लगी थी। लोग अब भी बातों में मशगूल थे, लेकिन तेज रफ्तार के कारण बातें ठीक से सुनाई नहीं पड़ रही थी। आज जिंदगी में पहली बार उसे एहसास हुआ था कि विषम परिस्थितियों में खड़े खड़े भी थोड़ा बहुत सोया जा सकता है। हालांकि उसे नींद की तेज खुमारी नहीं थी, क्योंकि उस पर फिक्र का खुमार जो तारी था। गाड़ी की रफ्तार अब सवा पर थी। डिब्बे के हिलने डुलने से लोग भी हिलने डुलने लगे थे। उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने बिना देर किए जेब से मोबाइल निकाला। देखा फोन उसकी पत्नी का था। पत्नी हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन एकाएक संपर्क टूट गया। फोन आने के बाद से वो फिर कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। उसे घबराहट होने लगी। उसने इधर से फोन मिलाना चाहा कि तुरंत पत्नी की बात सुन सके, लेकिन इंगेज टोन मिल रही थी। शायद उसकी पत्नी उधर से पुनः रिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद मोबाइल पर आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह पहुंच से बाहर है। थोड़ी देर बाद डायल टोन ही गायब हो गई। डायल टोन आने पर उसने फिर रिंग किया। आवाज आई, यह नंबर मौजूद नहीं है। वह चकरा गया कि अभी कुछ देर पहले उसने अपनी पत्नी की इसी नंबर से आवाज सुनी है। उसने झुंझलाकर व्यवस्था पर उंगली उठाई। काफी जद्दोजहद के बाद बड़ी देर में पत्नी से बात हो पाई। पत्नी ने उसे जो कुछ कहा उससे कुछ राहत महसूस हुई और वह सामान्य सा दिखने लगा। उसने पूरे डिब्बे में विहंगम दृष्टि डाली। मालगाड़ी के डिब्बे में ठूसी गई भेड़ बकरियों से भी बदतर हालत में दिख पड़े लोग। वो आरक्षण के लिए चलाए जा रहे जाट आंदोलन के बारे में सोचने लगा। अगर इन्हें आरक्षण मिल भी गया तो फायदा किसको होगा? जाट जात की क्रीमी लेयर को, या विकास की बाट जोह रहे गांवों में रहने वाले जाटों तथा उनके बच्चों को, जो अभावों की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। उनके बच्चे एन केन प्रकारेण किसी तरह पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर के बच्चों से प्रतियोगी परीक्षाओं में हार जाते हैं और यही हार उनकी नियति बन जाती है, क्योंकि कालांतर में ओवर एज हो जाते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उनमें क्रीमी लेयर ही लाभान्वित हो रहे हैं? विपन्न तथा गांव में रहने वाले उनकी सजातियों को नहीं, जो एक आशा के साथ स्वयं नंगे भूखे रहकर कर्ज उधार लेकर खेत बेचकर अपने बच्चों को खूब पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनकी आशाओं पर पानी फिर जाता है और उनके सोच के महल ताश के पत्तों की तरह खरखरा कर गिर जाते हैं, तब उन पर क्या बीतती होगी? शब्द परिधि से बाहर हैं। क्रीमी लेयर के लोगों के लिए क्या यह विचारणीय बिंदु नहीं है? बड़ी देर तक उसके मस्तिष्क की सिराओं में यही सब घूमता रहा। इसी उधेड़ के कारण कुछ देर के लिए वह तनाव मुक्त रहा। रेलगाड़ी की रफ्तार अब कम होने लगी थी और थोड़ी देर बाद रेलगाड़ी एक झटके के साथ रुक गई। उसका अपना चिर परिचित स्टेशन आ गया था। वो ब्रीफकेस के हैंडल को अपने हाथ की उंगलियों की गिरफ्त में लेकर रेलगाड़ी के डिब्बे से उतर पड़ा। तेज कदमों से गेट की ओर बढ़ने लगा और स्टेशन परिसर से बाहर आकर
वो हर बार की तरह गांव जाने के लिए बाएं वाले मोड़ की ओर मुड़ा ही था कि उसे याद आया कि जब वह दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म पर था तब उसे उसकी पत्नी ने फोन से बताया था कि माँ को जैसे ही हार्ट अटैक हुआ उन्हें पड़ोस की काकी को साथ में लेकर मैं गांव से शहर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोशी के नर्सिंग होम में आ गई हूँ। गांव ना जाकर आप सीधे वहीं आइएगा। मन में यह विचार कौनते ही वो एक ऑटो की ओर लपका और ड्राइवर से बोला, डॉक्टर जोशी के नर्सिंग होम चलो जल्दी से। ऑटो चल पड़ा। चौराहे के पास जाम लगा था। एक राजनीतिक दल के बाहुबली नेता बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे जिससे पार्टी से संसद के लिए अपना टिकट पक्का कर सकें। गांव-गांव में बस भेजकर लोगों को लाया गया था। जबरदस्त जुलूस था। वो एकदम घबरा गया। उसकी सोच का तार अभी टूटा भी नहीं था कि ड्राइवर ने इंदिरा नगर की गली की ओर ऑटो को मोड़ने का प्रयास किया और एक कमजोर रिक्शा वाले को धकियाते हुए गली गली से होता हुआ डॉक्टर जोशी के नर्सिंग होम के प्रांगण में घुस गया। ऑटो से उतरा। किराया वो ऑटो ड्राइवर को रास्ते में ही दे चुका था। पत्नी द्वारा बताया गया कमरा नंबर 7 की ओर मुड़ा ही था कि देखा उसकी पत्नी उसके इंतजार में सामने खड़ी थी जिसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। माँ नहीं रही। रूंधे स्वर में बोली, ओ जड़वत जाने कहाँ खो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।